हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन फैक्ट्स ऑफ सेंसस फॉर एवर पार्ट 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। सेंसस यानी जनगणना किसी देश या राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के संदर्भ में विधिवत जानकारियां प्राप्त करना और सूचनाएं इकट्ठा करना और उसे एक रिकॉर्ड के रूप में व्यवस्थित रखना ही जनगणना कहलाता है। यह एक निश्चित समय अंतराल पर शासन के आदेश से संपन्न होता है। अगर हम सरकार के संदर्भ में बात करें तो सामाजिक और आर्थिक नीतियों को बनाने के संदर्भ में जनगणना के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वनडे से लेकर के यूपीएससी तक हर एग्जाम में जनगणना के सवाल पूछे जाते हैं। यदा कदा कभी कभार जनगणना के सवाल नहीं पूछे गए होंगे, एक्सेप्शनल होगा वो, जैसे यूपी पीसीएस पीटी 2019 के पेपर में जनगणना का एक भी प्रश्न नहीं था। लेकिन 8 अप्रैल 2018 को समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था जिसमें हर 10वां प्रश्न औसत रूप से जनगणना का था। तो जनगणना का प्रश्न उस समय और महत्वपूर्ण हो जाता है जब नवीन जनगणना हो रही होती है, जैसे इस समय। अब जो जनगणना हो रही है उसके आंकड़े आने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। जैसे 2011 की जनगणना के फाइनल डेटा आते आते 25 अगस्त 2015 आ गया था। तो इसलिए अभी फिलहाल अगले 2 वर्षों के लिए जरूरी होगा कि हम 2011 के आंकड़ों को ही पढ़ें और सवाल बनेगा तो 2011 की जनगणना के आधार पर ही प्रश्न बनेगा। जनगणना के संदर्भ में संक्षिप्त में हम लोग ये बातें कर लें कि इसका इतिहास क्या है। प्राचीन काल में देखिए इसका प्रमाण तो मिलता है। रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे में जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख है। अगर हम 1500 बीसी की बात करें तो इजराइल के निवासियों के जनगणना के संदर्भ में मूसा ने उल्लेख किया है, मूसा। और अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो 312 से लेकर के 296 बीसी के बीच में अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की कृति है उसमें जनगणना के महत्व को राज्य की आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में बहुत ही उपयोगी बताया गया है। और अगर हम मध्यकाल की बात करें तो आईने अकबरी जो अबुल फजल की रचना है उसमें भी जनगणना के संदर्भ में उल्लेख है। लेकिन हम जब आधुनिक काल की बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर 1749 में सर्वप्रथम स्वीडन में जनगणना का कार्य संपन्न हुआ। लेकिन सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से 10 के आधार पर जनगणना का कार्य जो है 1790 में यूएसए में शुरू हुआ, आज से लगभग 230 वर्ष पूर्व। इसके बाद 1801 में ब्रिटेन में जनगणना होती है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में 1872 में जनगणना का कार्य होता है। वायसराय उस समय लॉर्ड मेयो होता है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि प्रथम जनगणना कब हुई, लेकिन व्यवस्थित रूप से जब जनगणना की बात आती है तो 1881। उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन था और तब से लेकर के यानी 1872 से लेकर के लगातार जनगणना का कार्य हो रहा है। जब भारत आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 के बाद 1948 में जनगणना अधिनियम पारित किया गया और जनगणना के महत्व को देखते हुए 1861 में जनगणना विभाग का गठन किया गया। अगर हम संविधान के अनुच्छेद के संदर्भ में बात करें तो आर्टिकल 246 में उल्लेख है और यह कार्य संसद करवाएगी। अगर हम सूचियों के संदर्भ में बात करें तो संघ सूची में इसका उल्लेख है। हम लोगों को फिलहाल 2011 की जनगणना को देखना है और हर जगह तो नहीं लेकिन कुछ मामलों में हमको कंपैरेटिवली देखना होता है 2001 की जनगणना के हिसाब से। तो 2011 की जनगणना जब हुई तो उस समय इसका जो सबसे शीर्ष अधिकारी माना जाता है वो सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली। तो इस दौरान इनके निर्देशन में, मतलब ये जनगणना का शीर्ष अधिकारी होते हैं और इनके निर्देशन में जनगणना का कार्य संपन्न होता है और डेटा भी जारी किया जाता है। 2011 में जो जनगणना हुई थी वह 15वीं जनगणना थी। 1872 के बाद से लेकर 15वीं जनगणना थी। लेकिन अगर हम आज़ादी के बाद देखें, 1947 के बाद से अगर देखें
तो यह 7वीं जनगणना थी। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो 2021 में जो जनगणना होगी वह स्वतंत्र भारत की 8वीं और कुल जो है 16वीं जनगणना होगी। 2021 में जो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, जो कि इसका शीर्ष अधिकारी होता है, वो विवेक जोशी हैं। और 2011 की जनगणना में जो थीम रखी गई थी वो थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्नों की संख्या उसमें 29 रखी गई थी। 2021 के संदर्भ में बात करें तो कुल प्रश्नों की संख्या उसमें 31 है, 31 है। ठीक है, पेपर पेन से ये शुरू हुई जनगणना आज पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। अब जनगणना के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इतने उसमें विविधता होती है कि किसी प्रश्न में किसी राज्य का स्थान पहला है, कहीं दूसरा है, कहीं पहला है, कहीं चौथा है। तो ये बार बार आने की वजह से इसके डेटा अक्सर जो है भूलने लगते हैं या उसमें कंफ्यूजन होने लगता है। आज हम लोग जनगणना को जिस तरीके से पढ़ेंगे, वीडियो खत्म होगी और इसके बाद न तो आपको अभी फिलहाल खत्म होने के जस्ट बाद कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं बचता और न भविष्य में कभी कंफ्यूजन की संभावना बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। संभव स्टाइल में जनगणना को मेमोराइज करने, और मेमोराइज करने का मतलब ये नहीं कि कुछ हफ्तों कुछ महीने तक वो आपको याद रहे, बल्कि वो कम से कम दशकों तक याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे दशकों से ही। एक सवाल ऐसे पूछा जाता है जिसमें कहा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक दर्श की वृद्धि हुई। और यही प्रश्न संघ के संदर्भ में भी पूछी जाती है। तो दर्श की वृद्धि जो है सर्वाधिक किस राज्य में हुई, न्यूनतम किस राज्य में हुई, संघ शासित क्षेत्रों की अगर बात करें तो उसमें सर्वाधिक कहाँ हुई, उसमें न्यूनतम कहाँ हुई। तो ये दर्श की वृद्धि के संदर्भ में हम लोग इसको याद जब करेंगे, ये जो है डिकेडल ग्रोथ रेट है और 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई है, इसमें यही देखा जाता है। और जानते हैं इसके संदर्भ में जब हम याद कर रहे हैं तो हमारे लिए वो राज्य मायने नहीं रखेगा, बल्कि हम लोगों के लिए एक वाक्य मायने रखेगा। उसे हम लोग कीवर्ड भी अपना बोल सकते हैं। और एक साथ हम कोशिश ये करेंगे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों एक साथ जुड़ जाएं। इससे क्या होगा कि हम एक बार में दोनों से अच्छे से निपट सकेंगे। तो अगर 10 की वृद्धि की बात है और हमारा कीवर्ड ऐसे होता है जैसे 10 दिनों तक मैं ना दाल खाया है। अब बड़ा अजीब लग रहा होगा, जनगणना के संदर्भ में बातें की जा रही है और इसमें ये कहा जा रहा है कि 10 दिन तक मैंने दाल खाया है। हाँ, इसका मतलब है, और इसी सेंटेंस के संदर्भ में हम लोग समझेंगे, फिर आगे बात करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे देखिए 10 दिनों तक मैंने दाल खाया है, ये अजीब सी बात है। एक समय आया था, कुछ ही वर्षों पहले ऐसा आया था कि दाल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो अक्सर लोग नहीं खा रहे थे। तो आप वैसे इसको फीलिंग के साथ ले सकते हैं। इस लाइन का मतलब क्या होगा और इसको हम लोग कैसे डिकोड करेंगे, जरा उस पर आइए बात कर लेते हैं। जैसे ये जो 10 दिन लिखा हुआ है, इस 10 दिन का मतलब है कि 10 की वृद्धि के संदर्भ में जो कुछ भी पूछा जाएगा। क्योंकि अगर हमको ये याद हो जाए और ये ना पता हो कि किस संदर्भ में बातें हैं, तो हमारा याद करना और न करना तो सब बराबर हो जाएगा। तो 10 दिनों का मतलब हम क्या समझेंगे, 10 की वृद्धि। अब मैना जो लिखा हुआ है यहाँ, इसका क्या मतलब है, देखिए ये राज्यों के संदर्भ में है। जो पहले आएगा वो राज्यों के संदर्भ में होगा, जो बाद में आएगा वह संघ शासित प्रदेशों के संदर्भ में होगा। ठीक है, जब भी हम आगे भी सेंटेंस अगले फैक्ट के संदर्भ में लेंगे तो इस सब पे कॉमन रूप से यही लागू होगा। तो ये जो मैना लिखा हुआ है, अगर इसको पश्चिम वाले लोग बोलते ना तो ये एक झंडी हटा देते इस पर से, और तब ये बोलते 10 दिनों तक मैना दाल खाया है। तो चलिए ठीक है, हम लोग भी समझ लेते हैं उसी के हिसाब से। अब देखिए ये जो मैना है, इसमें जो पहला वर्ड आएगा वो मैक्सिमम का 2 तक होगा, और इसमें जो दूसरा वर्ड आएगा ये मिनिमम का 2 तक होगा। ठीक है, और इसी तरह से इसमें भी जो पहला वर्ड आएगा वो मैक्सिमम का 2 तक होगा, और जो दूसरा वर्ड आएगा इसमें वो मिनिमम का 2 तक होगा। अब जरा देखिए ये कितना आसान हो गया। 10 की वृद्धि है
सर्वाधिक अगर पूछा जाएगा तो मे बराबर क्या लिख सकते हैं आप, जो आसानी से बोल सकते हैं, मे बराबर मेघालय। और मिनिमम ना है, ना बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, नागालैंड। ठीक है, तो अब राज्यों के समय पूछा जाएगा किस राज्य में सर्वाधिक दर की वृद्धि हुई, तो मेघालय हो जाएगा। न्यूनतम किस में हुई, तो नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड के संदर्भ में एक रोचक फैक्ट यह भी है कि 2001 की जनगणना में यहां सर्वाधिक दर की वृद्धि हुई थी, लेकिन 2011 तक आते हुए कम बैक किया और बड़ा शानदार तरीके से क्या, एकदम न्यूनतम दर की वृद्धि दर्ज कर लिया अपने में। अब संघ शासित क्षेत्रों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो दा बराबर क्या होगा, दा बराबर होगा दादरा और नगर हवेली। मतलब सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, किस संघ शासित प्रदेश में हुई है, तो दादरा और नगर हवेली में हुई है। अगर हम ल से देखें तो ल से क्या होगा, यानी न्यूनतम का 2 तक होगा, तो ये जो है ल से आसानी से आप कह सकते हैं लक्षद्वीप। अब देखिए इसे हम लोगों को याद करने में कितना आसान हो गया और ये सब बोझ लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दस की वृद्धि के संदर्भ में जब भी बात पूछी जाएगी 10 दिन तक मेना दाल खाया है, तो मेना दाल खाया पहले राज्य है, इसमें पहला जो वर्ड है वो क्या है, मैक्सिमम मिनिमम, इसमें मैक्सिमम मिनिमम। अब दस की वृद्धि के संदर्भ में यह भी पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना में जो है दस की वृद्धि कितनी इंगित की गई, कितनी बताई गई, तो जरा ये उसको भी देख लेते हैं संक्षेप में ही। दस की वृद्धि 2011 की जनगणना में 17.70% दर्ज की गई, जो कि 2001 में 21.54 था। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें कमी आई है 3.84% की, ये माइनस में आ जाएगा। इसमें जो है देखिए कमी आई है, क्योंकि 2001 में 21.54 था, तुलनात्मक रूप से ही पूछ लिया जाता है, तो ये जो इसमें कमी आई है और ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो रही थी और उसमें एक कमी आ रही है, तो ठीक ही है। तो दस की वृद्धि के संदर्भ में जिस तरह से हम लोगों ने याद किया वैसे ही हम लोग आगे भी याद करेंगे और आसानी से याद कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं जनघनत्व के संदर्भ में अगर हम लोग को बात समझनी हो और ये जाननी हो कि कैसे हम लंबे समय तक उसे याद रख सकते हैं, तो जनघनत्व क्या है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जनघनत्व का मतलब ये होता है भारत के जनगणना के संदर्भ में कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, औसत रूप से भारत का जो क्षेत्रफल है उसके प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, ये है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से जनघनत्व यानी डेंसिटी की हम बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कुल कितने लोग रहते हैं, इसके लिए हमारा कीवर्ड क्या होगा, इसके लिए हमारा कीवर्ड होगा कि जनघनत्व में बीए किया, जनघनत्व में बीए किया और वहीं पर क्या कर दिया, दी इंड कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए पहला जैसा कि आपने समझ लिया है तो इसे आसानी से आप बता भी सकेंगे। अब ये पहला क्या है, मैक्सिमम है जहां जनघनत्व तो सर्वाधिक है, ए क्या है, मिनिमम है। उसी प्रकार से इसमें हम देखेंगे तो जनघनत्व में बीए किया और वहीं पर क्या कर दिया, दी एंड कर दिया। देखिए अब ये अजीब लग रहा है, अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपने बीए किया है, आप कहेंगे हाँ, किस सब्जेक्ट में किया था, अगर आपने बोल दिया जनघनत्व तो बड़ा अजीब लगेगा। तो ये अजीबपन ही इसका आपको लंबे समय तक याद रखवा पाएगा। तो जनघनत्व से संबंधित अगर प्रश्न आए पहले और अंतिम के संदर्भ में हो तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि जनघनत्व में तो हमने बीए किया है और उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी, सपोज करिए छोड़ दी, तो उसे क्या कहेंगे हम, वहीं पर हमने दी इंड कर दिया। तो देखिए बड़ी आसानी से खोलेगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर बिहार, ए बराबर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये राज्यों के संदर्भ में बात थी। अगर केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में बात की जाए तो दी बराबर आसानी से हम दिल्ली बोल ही सकते हैं और
इंड बराबर क्या बोलेंगे, देखिए है तो अंडमान निकोबार, ये इसका सही नाम है, लेकिन अंडमान निकोबार यहाँ अगर हम लिखें, अंड लिखें तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, मतलब अजीब टाइप का लगेगा, तो इसलिए हम लोग इंड ही लिख दिया और इंडमान निकोबार बोल देंगे। ऐसा तो नहीं कि हम गलत याद किए हैं तो हमको पता नहीं है कि सही क्या है, सही तो पता ही है ना, तभी तो हम गलत याद कर रहे हो। तो उसको जैसे इंड का मतलब क्या होगा, इंडमान निकोबार। तो अब आसानी से आप बता सकेंगे जन घनत्व में क्या किया है, बीए किया है, और वहीं पर क्या कर दिया, द इंड कर दिया। तो बी बराबर बिहार, ए बराबर अरुणाचल, दी बराबर दिल्ली और इंड बराबर इंडमान निकोबार, यानी कि अंडमान और निकोबार। अगर हम 2011 के से इसका कंपेयर करें तो 2001 से इसका कंपेयर करें तो 2011 में क्या फर्क पड़ा है। देखिए 2011 में प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग 325 ही रह रहे थे, जो 2011 में जाकर कितने हो गए, 382। ओवरऑल 57 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में बढ़ गए, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में पहले 325 रह रहे थे 2001 की जनगणना में, और 2011 की जनगणना में कितने लोग हो गए, 382 लोग हो गए। तो ओवरऑल कितना हो गया, ये 57 बढ़ गया। तो ये जन घनत्व तो बढ़ रहा है। तो जन घनत्व के संदर्भ में जब भी ये पॉइंट पूछा जाएगा कि राज्यों में सर्वाधिक कौन है, न्यूनतम कौन है, तो आप आसानी से ये लाइन याद करेंगे और इस लाइन को आसानी से आप डिकोड कर लेंगे। तो आपका कीवर्ड जन घनत्व के संदर्भ में क्या था, एक बार फिर से दोहरा लीजिए। जन घनत्व में बीए किया और वहीं पर क्या कर दिया, वहीं पर दी इंड कर दिया। अब हम लोग आते हैं लिंगानुपात पर, सेक्स रेशियो। तो लिंगानुपात ये जो है भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें सेक्स रेशियो के, तो 1000 पुरुषों पर कुल कितनी महिलाएं हैं, इससे ये पता चलता है। वैसे यह भी आप जान लीजिए विकसित देशों में 100 पर देखा जाता है कि 100 पुरुषों पर आखिरकार कितनी महिलाएं हैं, लेकिन भारत में यह 1000 पुरुषों पर देखा जाता है कि महिलाएं यानी फीमेल कितनी हैं। अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो यह 933 थी 2001 की जनगणना, और 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो 943। तो यहाँ पर 10 परसेंटेज पॉइंट की वृद्धि हुई, ये अच्छी बात है। लिंगानुपात में सुधार हो रहा है, इसका मतलब यह एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समाज हमारा पहले से थोड़ा ओपन हुआ है, महिलाओं के प्रति यानी लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण बदला है। ठीक है, तो अब इसके संदर्भ में हमें वही बात बतानी होगी, राज्यों के संदर्भ में, संशासित क्षेत्रों के संदर्भ में तो हम कैसे बताएंगे लिंगानुपात। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें हमारा कीवर्ड है के हरि पूदम का लिंगानुपात सुधारना है। तो के हरि पूदम का लिंगानुपात क्या करना है, सुधारना है। क्योंकि देखिए ये अच्छी बात नहीं थी, 2001 में 933 थी, 1000 पुरुषों पर कुल महिलाएं कितनी थी, 933। और अगर यही बात हम 2011 के संदर्भ में करें तो 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी थी, 943। अभी भी कमी है, अभी भी थोड़े से बढ़ने की जरूरत है और उम्मीद की जा सकती है कि बढ़ सकता है आगे भविष्य में, क्योंकि लोग धीरे धीरे अपने सोच में बदलाव तो ला ही रहे हैं। लेकिन अब सुधारने के संदर्भ में बात हो रही थी, इसलिए सुधारने वाली बात भी इसमें आ गई है। तो लिंगानुपात के हरि किसका सुधारना है, के हरि पूदम का लिंगानुपात सुधारना है। तो के हरि से पूछा जा रहा है कि किसका लिंगानुपात सुधारना है, तो के हरि क्या बता रहे हैं कि पूदम का लिंगानुपात सुधारना है। अब आइए इसको जरा डिकोड करते हैं। एक बार डिकोड होने के बाद ये लाइन ही सिर्फ आपको याद करनी रह जाएगी, बाकी आप जब चाहेंगे तब उसे डिकोड तो कर ही लेंगे। जैसे के बराबर क्या है, केरल है, केरल में लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगर हम हरि बराबर करें तो ये न्यूनतम का होगा, हरि बराबर हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात है राज्यों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो। और यही कारण था कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ हरियाणा से ही किया गया। इसके बाद इसके परिणाम भी थोड़ा बेहतर आए और भविष्य में इसके और सुधर जाने की संभावना भी है। अब हम संघ शासित क्षेत्रों के संदर्भ में अगर बात करें तो पू बराबर, आप जरा गेस करिए पू बराबर आप क्या बोल सकते हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि पू बराबर जो है पुदुचेरी बोलने के सिवा और आपके पास कोई ऑप्शन है, पू बराबर पुदुचेरी।
और दम बराबर अगर आपको बोलना होगा जो कि न्यूनतम का 2 तक है, तो इसके बारे में दम से आपका क्या निकलाएगा? ऐसा तो नहीं है कि एक संघ शासित प्रदेश में जो है उसमें अगर दम शब्द एक कीवर्ड मिला हुआ है तो उस दम से क्या बनाया जा सकता है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है? दम बराबर दमन, दमन और दीव। तो आसानी से आप बता सकेंगे लिंगानुपात। पर जैसे ही प्रश्न आएगा, चाहे वो संघ शासित का हो चाहे राज्यों के संदर्भ में हो, तो आप क्या कहेंगे? के हरि पूदम का क्या सुधारना है? लिंगानुपात सुधारना है। अब आइए नेक्स्ट, अगर हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता के संदर्भ में किस राज्य में सर्वाधिक लोग साक्षर हैं, कहाँ न्यूनतम है? संघ शासित में भी यही बात ऐसे ही रिपीट होगी। लेकिन पहले साक्षरता के संदर्भ में आप समझ लीजिए साक्षर का मतलब क्या है। देखिए, आजादी के बाद जो शुरुआती 3 जनगणना हुए उसमें साक्षर का अर्थ लगाया गया कि अगर कोई बालक 5 साल का है, अगर वो पढ़ना लिखना और समझना उसे आता है, जो लिखा है उसे पढ़ ले रहा है और समझ भी ले रहा है, तो उसको साक्षर मान लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है साक्षरता की परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव किया गया। अब 5 वर्ष की बजाय कितना कर दिया गया? 7 वर्ष। तो 7 वर्ष अगर कोई बालक होगा, अगर वो पढ़ना लिखना समझना उसे आता है तो उसको साक्षर मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल पीएचडी करने वाले लोग या ग्रेजुएशन करने वाले लोग को ही साक्षर कहा जाएगा। यहाँ शिक्षित की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ सिंपल तरीके में साक्षर की बात हो रही। तो अब साक्षरता के संदर्भ में भी हमें उसी तरह से याद करना होगा जैसे हम लोग पिछला याद किए हैं। तो साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ है, लिटरेसी रेट है ये। तो इसके संदर्भ में हमारा जो कीवर्ड है वो ये है कि कब तक साक्षरता को इंडिया पर लादा जाएगा। लादने का अर्थ तो आप समझते ही होंगे, लादा जाएगा। जैसे आजकल के बच्चे नहीं हैं कॉन्वेंट में जो पढ़ते हैं, उन पर इतना बोझ लाद दिया जाता है किताबों का कि वो अपना बोझ खुद ही लेकर नहीं चल सकते, या कुछ दूर चलें तो बैठ जाए, तो उन पर एक्स्ट्रा जो है बोझ लादा गया है। तो लादने का सेंस यही है, आप आमतौर पर समझते होंगे। तो साक्षरता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो हमारा पहला कीवर्ड है और यह राज्यों के संदर्भ में है, और ये जो लादा है ये किसके संदर्भ में होगा? क्योंकि पहले राज्य आता है, इसके बाद फिर संघ शासित प्रदेश आते हैं। तो क बराबर क्या हो जाएगा? क बराबर केरल, ब बराबर क्या हो जाएगा? बिहार न्यूनतम साक्षर। इसी प्रकार अगर संघ शासित प्रदेश की बात आए तो ला बराबर क्या होगा? देखिए होगा लक्षद्वीप। आप मजे के तौर पर आपका कूट या कीवर्ड डिस्टर्ब ना हो, आप लक्षद्वीप भी बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं कि आप लक्षद्वीप बोलेंगे तो विकल्प का लक्षद्वीप जो लिखा होगा आप कहेंगे नहीं 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 ये तो लक्षद्वीप लिखा है, हम तो लक्षद्वीप याद, ऐसा तो संभावना है नहीं ना। तो आप आसानी से ला बराबर लक्षद्वीप ही बोलिए, क्या दिक्कत है? और दा बराबर क्या हो जाएगा? न्यूनतम में दादरा और नगर हवेली हो जाएगा, ठीक है। और साक्षरता के संदर्भ में देखिए एक बात ऐसी है कि ये एक सामान्य साक्षरता होती है, एक पुरुषों की साक्षरता के बारे में पूछा जाता है सर्वाधिक न्यूनतम, एक महिलाओं के बारे में पूछा जाता है सर्वाधिक और न्यूनतम राज्यों में और संघ में। तो ये तीनों कंडीशन के लिए ये सूत्र आपका या ये कीवर्ड आपका काम करेगा। तो साक्षरता के संदर्भ में जब भी बातें आएगी आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कब तक। अभी देखिए हम लोग 100% साक्षर तो है नहीं, और उसमें भी साक्षरता की जो आपने परिभाषा सुनी है उसके आधार पर आपको लगता है कि इसमें तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो हो सके कक्षा 8 तक या 5 तक भी पढ़े होंगे। हाँ, नो डाउट होंगे ही होंगे, और उनको भी साक्षर मान लिया जा रहा है। तो बहुत बेहतर स्थिति नहीं मानी जा सकती है। तो ये कैसी स्थिति हो गई? तो इसी के संदर्भ में मान लीजिए किसी ने कहा है किसी को कि कब तक साक्षरता को इंडिया पर लादा जाएगा, कब तक साक्षरता को इंडिया पर लादा जाएगा। और यह बात आते ही तुरंत आप आसानी से डिकोड कर सकते हैं। क बराबर केरल, आप कहेंगे क बराबर केरल कैसे? करल होगा, तो करल ही याद कर लीजिए, क्योंकि करल तो विकल्प में नहीं होगा, लेकिन करल से आप केरल पर तो आसानी से पहुंच सकते हैं। ब बराबर बिहार हो गया, ला बराबर लक्षद्वीप हो गया, और दा बराबर क्या हो गया? दादरा और
नगर हवेली। इसकी भी अगर हम लोग तुलना कर लें कि 2001 में साक्षरता दर क्या थी, तो 64.84 के आसपास थी ये, और 2000 अगर हम 11 में बात करें तो ये 73% थी। इसमें भी अच्छी खासी ही वृद्धि हो गई है, 8.16 के आसपास वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार आप जो है साक्षरता को भी बता सकेंगे और बड़े आसानी से बता सकेंगे कि आखिर जो है इसमें कैसे वृद्धि। तो 2001 में 64.84 और 2011 में 73%। अगर इसमें अंतर आप देखें तो कितना का अंतर आ जाएगा, लगभग 8.16। ये वृद्धि हुई है, प्लस में है, अच्छी बात है, हमारी साक्षरता दर भी बढ़ रही है। अब नेक्स्ट हम पॉपुलेशन के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत जो है दूसरे नंबर का देश है जो सर्वाधिक जनसंख्या रखता है, और विशेषज्ञों का मानना है, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका मानना है कि भारत जो है 2028 तक नंबर 1 पर आ जाएगा। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन हाँ, चाइना को हम इस मामले में, किसी और मामले में पछाड़ पाएँ या ना पछाड़ पाएँ, लेकिन 2028 तक आप वेट करिए, हो सकता है 1-2 साल पहले ही हो जाए। तो जनसंख्या के संदर्भ में भी प्रश्न वैसे ही आता है कि बताइए किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो पॉपुलेशन किसकी न्यूनतम है। इसी तरह से संघ में भी बात आएगी। तो जनसंख्या के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि यूपी जो है सर्वाधिक जनसंख्या रखता है, यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो यूपी, ये आपको याद रहेगा, और इसके बाद हमारा जो कीवर्ड बनता है वो ये बनता है कि यूपी सिक हो जाएगा। सिक का मतलब एक कमजोर भी होता है, बीमार भी होता है। तो यूपी सिक हो जाएगा तो दिल्ली के सर्वाधिक जनसंख्या का लक्ष्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड होगा। ये एक वाक्य के रूप में देखिए याद करना ज़्यादा मुसीबत वाली बात नहीं है। और इसमें ये जनसंख्या वाली जो बात आ गई है, यहाँ से हमको अगर कभी कंफ्यूज हुआ कि आखिर ये है किसका, हमने जो कीवर्ड रखा है ये, या एक वाक्य हमने जो याद किया है, उससे क्या डिकोड होगा, किसके संदर्भ में है, तो ये जनसंख्या यहाँ आ गया। यहाँ से पता चल जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या की बात हो रही है। और उसमें अब पहले जैसा कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं राज्य होता है, तो इसमें भी राज्य है। उत्तर प्रदेश का नाम सीधे सीधे लिखा हुआ है, तो आसानी से आप इसे बता देंगे, उत्तर प्रदेश। सिख का मतलब देखिए, अगर आप किसी राज्य को खोलने की कोशिश करेंगे तो सबसे करीब राज्य कौन मिलेगा, सिख से हम सिक्किम समझ लेंगे। तो सिक्किम की जनसंख्या क्या है, सबसे न्यूनतम है जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए। और अगर वही केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें तो दिल्ली में क्या है, मैक्सिमम जनसंख्या, और दिल्ली यहाँ साफ साफ लिखा हुआ भी है। और ये जो लक्ष्य लिखा हुआ है, ये लक्ष्य का मतलब क्या होगा, जो न्यूनतम जनसंख्या है वो लक्षद्वीप में है। तो आसानी से हम लोग इसे बता सकेंगे। तो यूपी सिख हो जाएगा तो दिल्ली के सर्वाधिक जनसंख्या का लक्ष्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और ऐसा होते ही आप आसानी से इसको डिकोड कर सकेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अगर हम इसकी तुलना करें 2001 और 2011 के संदर्भ में, तो 2001 में 102.87 करोड़ जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर कितना हो गई, 121.08। अगर अंतर देखा जाए, यानी जो वृद्धि हुई है, तो लगभग 18.21 करोड़ की वृद्धि होगी। प्रति वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1.82 करोड़ की वृद्धि हो रही है हमारी जनसंख्या में। और यहाँ पर एक रोचक फैक्ट यह है कि भारत वालों की प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है, हर साल, दशक नहीं, हर साल। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में अगर हम बात करें, 1 और 11 के संदर्भ में, तो 1.93, तो लगभग तो हो ही गया। और ये हो सकता है कि 2021 की जनगणना के रिजल्ट सामने आ जाएं तो उससे ज़्यादा, मतलब ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भी ज़्यादा हम एक साल में जनसंख्या अपनी बढ़ा सकेंगे। तो ये रहा हम लोगों का वो ट्रिक जिसके आधार पर
हम सवालों का जवाब एक साथ आसानी से दे सकेंगे और वो भी बिना कंफ्यूज हुए। और इसीलिए हम चाहेंगे कि एक बार हम प्रश्नों को बोलें और आप उसके कोड को बोलिए। अगर याद होगा तो आप आसानी से बोल सकेंगे ही सकेंगे, और तब आप मान लीजिएगा। और नहीं अगर याद होता एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि एक बार अगर ये याद हुआ तो दोबारा मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 की वृद्धि में क्या था कि 10 दिन तक मैंने दाल खाया है। ठीक है। जनघनत्व में क्या था? जनघनत्व में आपने बीए किया था और वहीं पर क्या कर दिया था? द एंड कर दिया था। लिंगानुपात के संदर्भ में क्या था? के हरि पूदम का लिंगानुपात सुधारना है। किसका सुधारना है? पूदम का लिंगानुपात सुधारना है। अगर हम साक्षरता की बात करें तो इसके संदर्भ में क्या है? कब तक साक्षरता को इंडिया पर लादा जाएगा, ये था। अगर हम जनसंख्या के संदर्भ में बात करें तो क्या हमारा कीवर्ड था? यूपी सिख हो जाएगा। तब दिल्ली के सर्वाधिक जनसंख्या का लक्ष्य क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। देखिए पूरी वीडियो देखने के बाद अंत में इसे हो सके तो आपको एक या दो बार देख लेना चाहिए, जब तक याद ना हो तब तक, क्योंकि अगर एक बार ये याद हुआ तो आसानी से आप बता सकेंगे। लेकिन यहीं पर अंत नहीं होता। प्रश्न पूछने की प्रकृति पहले और अंतिम के संदर्भ में तो ठीक है, लेकिन इसमें इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि करने वाले 4 राज्य कौन से? इसी तरह से न्यूनतम के भी संदर्भ में, संघ शासित प्रदेशों के भी संदर्भ में। और यह सवाल थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन अब हम लोग को इन 4 को याद करने में भार नहीं आएगा, क्योंकि बेहद आसानी हो जाएगी। आज जितना भी टाइम लगा होगा, नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग उसके 4 को अगर याद करेंगे तो बड़े आसानी से याद कर पाएंगे और इतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो है आसानी से इसको याद कर पाए होंगे। अगर समझ पाए होंगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके हम लोगों को भी उससे अवगत कराइए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो मतलब इतना वो सुकूनदायक होता है कि हम लोग उसे शब्दों के माध्यम से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसके लिए बस एक ही वर्ड हो सकता है, स्पीचलेस, निःशब्द। तो प्लीज़ आप कमेंट करना न भूलें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें पसंद आए तो, और ना पसंद आए तो डिसलाइक की जगह सुझाव दें, और अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें। धन्यवाद।